दोस्तों, जब से ये चैनल शुरू किया है नक्शेबाज, जिसमें मैं आपको बताता हूँ, जानकारी देता हूँ कि एक सुंदर सा घर है, उसका निर्माण कैसे हो और कैसे कैसे उसमें सावधानियां बरती जाएं। तो मेरा ये बिल्कुल इरादा नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं, और ये भी मैं क्लेम नहीं करता हूं कि सारा कुछ मैं आपको बता ही दूंगा। मैं कितना भी कुछ इसमें बता दूं, तब भी कोई ना कोई ऐसी चीज रह जाएगी जो आपकी जानकारी में नहीं होगी। और चूंकि एक जो आर्किटेक्ट है वो 5 साल की पढ़ाई करता है, उसके बाद भी उसको सालों साल जो है सीखना पड़ता है, चाहे 4 साल लग जाए, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, और फिर नई टेक्नोलॉजी आती। तो एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अनवरत प्रक्रिया है, और मैं भी आज तक सीख ही रहा हूँ। क्योंकि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी, जो मटेरियल्स थे, वो सब बदल गए हैं। निरंतर उनमें जो है बदलाव आ रहा है, निरंतर जो है वो अच्छे होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी नई नई आ चुकी है, और जो मटेरियल्स हैं वो भी नए नए, जिससे कि जो भवन निर्माण है उसको नया आयाम मिले और अच्छी तरीके से आपका घर बन सके, या कोई भी भवन आपको बनाना है वो बन सके। तो बस मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ न कुछ अगर रह भी जाएगा तो आप स्वतंत्र हैं मुझसे संवाद करने के लिए। कोई बात रह गई, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जो मैंने पहले 4 वीडियोस डाले हैं उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कई लोगों के मेरे पास फोन आए, और कई लोगों ने जो है मेल पे संवाद स्थापित किया, और उन्होंने बड़ी शाबाशी दी है। उन सब के लिए मैं, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। और ऐसा ही जो कुछ है, एक हमारे सीनियर हैं मिस्टर राजीव द्विवेदी, वो आर्किटेक्ट हैं, सीनियर आर्किटेक्ट हैं आगरा में, और उनसे भी जो है वो रहा नहीं गया, और उन्होंने मुझे अपनी लिखी हुई एक किताब है वो उन्होंने भेजी है। ये इस किताब का नाम है भवन निर्माण, ये उसका कवर पेज है। और ये राजीव द्विवेदी जी हैं, ये एक्स प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन के। ये इनका मेल आईडी भी मैंने लिख दिया है, किसी को अगर कोई इनसे संपर्क करना है तो कर सकते हैं। तो राजीव द्विवेदी जी ने मुझे एक किताब भेजी है कि इसको भी देख लो एक बार, तो जो तुम अपना बताते हो उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और सुविधा हो जाएगी। तो मैंने इस किताब को देखा तो वाकई जो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाया गया है कंस्ट्रक्शन को, भवन निर्माण को, और जितने आसान तरीके से, जितना बहुत ही सुविधाजनक तरीके से, जिससे आम पब्लिक के समझ में जो कंस्ट्रक्शन की जो बारीकियां हैं वो आ जाएं, तो मैं सर का धन्यवाद करता हूं। और भी लोग जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और आशीर्वाद दिया, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन स्वीकार करें आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी का। अभी तक जो मैंने आपको बताया, उसमें बताया था कि एक आर्किटेक्ट क्या होता है, और फिर किस तरह जब आप अपने सपनों का घर बनाएं, सुंदर सा घर आपको जब चाहिए हो, तो किस तरह से उसके प्लॉट की जो है खरीदारी की जाए, क्या क्या सावधानियां उसमें बरती जाएं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि आर्किटेक्ट की क्या सेवाएं होती हैं, क्या उसका जो है फीस होती है, क्या चार्जेस होते हैं। उसके बाद फिर वो निर्माण कार्य हम लोग का जो है शुरू हो गया है इस पे पैनल पे, और फाउंडेशन और प्लिंथ तक की बातें मैं आपको बता चुका हूं। आज चलेंगे प्लिंथ के ऊपर कि घर की जो कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ है उसकी फाउंडेशन पड़ गई है, और प्लिंथ लेवल तक हम आ गए हैं। और प्लिंथ लेवल के ऊपर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, किन चीजों पर नजर रखनी है, इसमें कोई शक नहीं कि जो आपका आर्किटेक्ट है वो अच्छी तरीके से आपको गाइड करेगा या करेगी, और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अच्छी तरीके से घर बनाएगा। लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी हो रहा है उसकी जानकारी आपको हो। तो चलते हैं दोस्तों इस सफर पे। और ये एक घर का एक फोटोग्राफ है, जिसमें मैं कुछ आपको अभी बताऊंगा कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्लिंथ लेवल तक का कंस्ट्रक्शन हम कर चुके थे, जिसमें कि डीपीसी हमने डालने की बात की थी, और या डीपीसी अगर ना हो तो प्लिंथ बीम डालने की बात की थी। तो जब प्लिंथ बीम पड़ जाती है या डीपीसी पड़ जाती है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। और उसके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वो कॉलम की मदद ली जाती है, कॉलम कॉलम कॉलम, फिर उसके ऊपर बीम डाली जाती है, फिर उसके ऊपर जो है इस तरीके से ये स्लैब डाली जाती है। देखिए कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छा। इसकी प्लेन सर्फेसेज हैं, इसकी एजेस बहुत सुंदर हैं। ये स्लैब भी मुझे ठीक ही दिख रही है इस फोटोग्राफ में कि बिल्कुल परफेक्ट इसकी मोटाई है, और इसका जो सरफेस है वो परफेक्ट है। मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या अच्छी कंक्रीटिंग कैसे होती है और क्या उसकी खूबियां होती हैं। तो इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पे कॉलम कैसे उठाया जाएगा, ईंट की चिनाई कैसे होगी, डोर विंडो को कैसे वहां पे छोड़ा जाएगा, किस तरह से वहां उसके लिए स्पेस बनाया जाएगा, और किस
तरह के डोर विंडो लगाए जाएं, और लिंटेल बीम के बारे में आपसे बात करूंगा, शटरिंग के बारे में आपसे बात करूंगा, स्लैब के रीइंफोर्समेंट के आपके बारे में बात करूंगा। जनरल बातें बताऊंगा, बहुत टेक्निकल नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो सर के ऊपर से निकल जाएगी। थोड़ा टाइम लेके इस वीडियो को देखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप के पास समय ना हो और आप ये वीडियो ना देखें। जब भी समय हो तो इस वीडियो को देखिएगा। इस कंस्ट्रक्शन का जो अगला चरण है उस पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्लिंथ बीम है जो पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये जो है कॉलम कास्ट हो गया है। कॉलम का डिजाइन, प्लिंथ बीम का डिजाइन सब आपको आपका आर्किटेक्ट जो है वो देगा। उसमें कितनी सरिया लगनी है, कितना उसका क्रॉस सेक्शन है, कितने इंच बाई कितने इंच का कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन वो है, कितनी उसकी हाइट है, ये सब जानकारी आपको आर्किटेक्ट की ड्राइंग में मिलेगी। और इस तरह से कॉलम की कास्टिंग होती है। ये देखिए, कॉलम जो है एक लेंथ इसकी कास्ट हो गई है, आधी लेंथ इसकी कास्ट हो गई है, फिर आधी लेंथ जो है और कास्ट होगी। सरिया आपको दिख रही है। तो कास्ट होने के बाद देखिए, कंक्रीट जो है उसकी पानी से बहुत दोस्ती है, बहुत मोहब्बत है। दोस्ती से भी आगे बढ़ के अगर एक बात कहें कि मोहब्बत है, तो जितना ज्यादा कंक्रीट जो है मोहब्बत में डूबा रहेगा, उतना ही वो खिल के आएगा, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ेगी, उतनी उसकी पावर बढ़ेगी। तो कंक्रीट जो है कंस्ट्रक्शन के टाइम हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो भीगा रहना चाहिए। तो अगर ऐसी हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसी सरफेस है, उस पर पानी डाल दें क्यारी बना के, तो पानी भरा रहेगा। लेकिन अगर वर्टिकल सरफेस है, जैसे कि ये हमारा कॉलम है, तो इसको भिगोने का क्या तरीका है? इसको भिगोने का बस यही तरीका है कि एक कपड़ा, मोटा कपड़ा या बोरियां होती हैं, उनको हम ले लें। बोरी बड़ी आसानी से मिल जाती है। बोरी इस पे जो है चारों तरफ लपेट देते हैं। फिर ये ध्यान रखना है कि ये बोरी जो है हमेशा गीली रहे, भीगी रहे, पानी से हमेशा वेट रहे। इस बोरी को जो जिस पानी से आप भिगोएंगे, वो पानी जो है कंक्रीट जो है अपने अंदर सोख लेगा और अपनी मजबूती को दिन ब दिन बढ़ाता रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कंक्रीटिंग होती है तो वो जितना आप उसको कंस्ट्रक्शन के टाइम जितना आप उसको भिगो सकें, उतना आप उसको भीगा ही रहने दीजिए। लगभग 1 महीने तक, 28 दिन तक वो निश्चित रूप से भीगा ही रहना चाहिए। तभी कंक्रीट का जो असली शक्ति है, जो असली उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसको मिलेगी। कॉलम का सबसे पहले लेआउट हो ही जाएगा। जो नक्शा आर्किटेक्ट ने बनाया है वो जमीन पे आ ही जाएगा। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर कॉलम का रीइंफोर्समेंट वर्क होगा। कॉलम का फिर रीइंफोर्समेंट के बाद उसमें जो है फॉर्मवर्क या शटरिंग लगाई जाएगी। उसका एक खोल बनाया जाएगा जो कि बहुत मजबूत होगा। फिर उसमें जो भी कंक्रीट है, जिस भी ग्रेड का कंक्रीट है, वो उसमें डाला जाएगा। और उसके बाद जो है कॉलम का कंक्रीट जो है उसको सेट होने का टाइम दिया जाएगा। वो सब आपको आपके आर्किटेक्ट बताएंगे। लेकिन 14 दिन तो कम से कम उसको जो है सेट रहना ही चाहिए। उससे पहले उसकी शटरिंग खोलनी नहीं चाहिए। अब ये देखिए, ये कंक्रीटिंग की बातें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी छोटी बातें हैं जिसे कहते हैं कि वो उनका इंपॉर्टेंस जो है उसके छोटे कद से कहीं ज्यादा बड़ा है। छोटी छोटी चीजों पे अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आपके जो घर की उम्र है, जो आपके घर की जो कंक्रीट की उम्र है, जो स्ट्रक्चर की उम्र है, वो काफी बढ़ जाएगी। और छोटी अगर गलतियां हुई तो वो उम्र जो है वो घट जाएगी और जो घर का स्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत, उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए, मैं एक आपको कॉलम का एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं कि इस तरह का अगर कॉलम बना, अगर प्रॉपर्ली इस कॉलम की कास्टिंग नहीं हुई तो इस तरह की इसकी सरफेस आएगी। ये उबड़ खाबड़ इसकी सरफेस होगी और ये सरिया दिखती रहेगी। ये एक बहुत ही खराब कंस्ट्रक्शन की निशानी है। ये इस तरह का अगर कंक्रीट आपको दिखाई पड़े, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने अगर इस तरह का काम किया है, तो निश्चित रूप से आपको उसको शिकायत करनी चाहिए, उसको टोकना चाहिए कि इस तरह का कंक्रीट या इस तरह का कंक्रीट कतई चलेगा नहीं, बिल्कुल किसी हाल में गवारा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही खराब जो है कंक्रीटिंग का सिस्टम है। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये कॉलम कास्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें इसको चारों तरफ से किसी खोल से कवर किया होगा, जिसको हम लोग शटरिंग कहते हैं। तो और फिर इस जो खोल है, इसके अंदर जो ये हॉलो पोर्शन है, इसमें हम कंक्रीट को पोर करते हैं, मतलब इसमें कंक्रीट को हम गिराते हैं, जिसे कहें कि उसको भरते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि इस कॉलम में, जब ये 5 फुट 5.5 फुट हाइट का कॉलम है, तो ऊपर से जब हमने कंक्रीट गिराया तो नीचे जाके कंक्रीट बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाए, बिल्कुल ठस हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो जब वो कंक्रीट पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं हो जाता, पूरा चिकना सरफेस हमको किसी हाल में मिलेगा नहीं, तब हमको यही इसी तरह का जो सरफेस है ये मिलेगा। अब ये कंक्रीटिंग को इस तरह से करने के लिए इसमें क्या होता है कि जब हमने इसको बांध दिया, जब उसमें शटरिंग लगा दी, इसमें कंक्रीट भर दिया, तो इसको जो बांधते हैं, जैसे इसकी ये जो इसकी सरिया है,
ये सीधी सरिया खड़ी हुई है, फिर इसको शटरिंग से कवर करेंगे, फिर इसमें हम कंक्रीटिंग करेंगे। तो इसमें जो रिंग्स डालते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में स्टरप्स बोलते हैं, वो रिंग्स आप लोग बोलते हैं, तो रिंग का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो रिंग जब ये बांधी जाती है चारों तरफ से घुमा के, कॉलम के चारों तरफ से, तो इसका जो एंड होता है वो इस तरह से हुक की तरह कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ ये देखिए इस ड्राइंग में बना हुआ है कि एक जो स्टरप है, जो सरिया, उसका जो रिंग है वो यूं आया, यूं घूमा, और इसका जो ये एंड है वो ऐसे हुक की तरह दोनों एंड्स इस सरिया के दोनों तरफ पहना दिए जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या करता है, लोहार उसको एक बार घुमाने के लिए वो अक्सर क्या करता है, इसको सीधा छोड़ देता है। उसको घुमाने के लिए एक बार अपना जो औजार है वो चलाना पड़ता है, और फिर इधर घुमाने के लिए दूसरी बार चलाना पड़ता है। तो वो उतना आलस कर जाता है या उतनी जल्दी में उस काम को निपटा देता है, और ये ऐसा होता नहीं है। अब ये अगर ऐसा होगा स्टेप, इसका एंड जो है वो हुक की तरह होगा, तो जिस वक्त अर्थक्वेक आ रहा होगा उस वक्त ये स्ट्रक्चर को बचाने में बहुत मदद करता है। जब कोई घर में, जब स्ट्रक्चर में कोई वाइब्रेशन होता है, तो उस समय ये काफी प्रोटेक्शन जो है देता है पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये इस तरह के रिंग बनते हैं तो उसका जो एंड है वो इस तरह से हुक की तरीके से खत्म होना चाहिए, या उस लोहार को आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ये नहीं करना है, इसको हुक की तरह बनाना है। ये स्टेरप्स कहाँ पड़ेंगे, कितनी दूरी पे पड़ेंगे, ये इसकी ड्राइंग आपको अपने आर्किटेक्ट, अपने कंसल्टेंट से मिल जाएगी। बस ये कंक्रीट का जो इस तरह का सिस्टम है इसको अवॉइड करना है, इस तरह का सिस्टम है इसको नहीं रखना है। और जब ये कंक्रीट का हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है कि जो फ्रेम इसको बोलते हैं, इससे देखिए कॉलम बना हुआ है, फिर यहाँ पे कोई प्लिंथ बीम, जैसे इसमें तो नहीं पड़ी है, नीचे पड़ी होगी प्लिंथ बीम, ये हमारा जो है सिल लेवल आ गया, यहाँ पे खिड़कियां लगने की तैयारी है। दो कॉलम के बीच में फिर ईंटों की दीवार भरी जाएगी खिड़कियां छोड़ के। और अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम कॉलम बीम का कोई काम नहीं होता है, तो उस केस में इस तरह की दीवार, हालांकि ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है नहीं, यहाँ पे भी बीच बीच में कॉलम है, लेकिन जब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉलम होता नहीं है, कॉलम या बीम, कॉलम तो नहीं होगा मगर बीम कहीं जरूर आ सकती है। तो लेकिन मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो ब्रिक वर्क की बात करना चाह रहा हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा ईंटा कैसा होता है, चाहे वो फ्लाई ऐश का ईंटा हो या इसका क्ले का ईंटा हो। ये ध्यान रखिएगा कि ईंटे का साइज जो है वो एक जैसा हो, और जो चिनाई हो रही हो वो एक लेवल में हो, जो साहुल डालते हैं, प्लम डालते हैं, वो सब एक उसमें हो। अगर इसमें बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ हुआ तो यूं समझ लीजिए कि प्लास्टर की खपत बहुत होगी, और आपको ये मकान जो है महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टर की थिकनेस बढ़ जाएगी तो वो पैसा फिर आपको ही देना पड़ेगा। या अगर कॉन्ट्रैक्टर गलती कर रहा है तो भी आपको टोकना है कि भाई ये इतना सीधा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ, बहुत ज्यादा अंतर हुआ सरफेस में, तो फिर वो 2 लेयर में प्लास्टर होगा, वो ठीक नहीं, बाद में कभी क्रैक भी आ सकता है। तो ये मुझे लगता है ये जो ब्रिक वर्क का है ये मैंने आपको बता दिया। और इस जो वॉल है, ये जहां पे ये 2 ईंटें आपको इस तरह के दिख रहे हैं, ये पूरा ईंटा एक आपको इस तरह का दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक ईंट की दीवार। जो दीवार 9 इंच मोटी होती है, देखिए ये जो इसका डायमेंशन है ये 9 इंच का है, 4.5 इंच का एक ईंटा, 4.5 इंच का एक ईंटा, दोनों मिला के 9 इंच, इसको बोलते हैं एक ईंट की दीवार। और वैसे ही अगर ये आधे, इसको अगर इस तरह से दीवार बनी इसकी आधी, तो इसको बोलते हैं आधे ईंट की दीवार, जो कि 4.5 इंच मोटी होती है। बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया। और इस तरह से जब ईंटा होता है तो ये मसाला उसके चारों तरफ होना चाहिए, और इसकी भी तराई बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से कंक्रीट की मोहब्बत है, कंक्रीट क्या, सीमेंट की मोहब्बत है पानी से, तो सीमेंट का इस्तेमाल यहाँ भी होता है। तो वो सीमेंट जो है उसको पानी चाहिए होता है, जितना भी इसको तराई करेंगे आप, इसको वेट रखेंगे, ईंटा उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा, और सीमेंट का जो मसाला है वो भी पानी एब्जॉर्ब करेगा। जो ईंटा चिनाई में आप लगाएंगे पूरी तरीके से पानी में भीगा हुआ होना चाहिए, कम से कम 6-8 घंटे वो पानी में भीगा हो, कि जितना भी वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता हो वो कर ले। क्योंकि अगर ईंटे ने पानी एब्जॉर्ब नहीं किया है तो वो ये जो मसाला है इसका जो गीलापन है, इसकी जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर वो अगेन जो है कमजोर स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको पानी पर्याप्त रूप से चाहिए, पानी में भीगी होनी चाहिए, जितना पानी इनको चाहिए वो इनको मिलता रहे। अब ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखाया, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि इस लेवल पे आके देखिए ये इतनी चिनाई हो गई, यहाँ पे खिड़की कुछ इधर लगेंगी, ये दरवाजे छोड़ दिए गए हैं,
इधर देखिए पूरा एक लेआउट इसका हो गया है, तो काफी कुछ नक्शा क्लियर है कि एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। ये मुझे लग रहा है कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इसमें कॉलम खड़ा हुआ है और ये दीवार है, इसमें बीच में दीवार भरी गई है। ईंटे का कलर देखिए कितना अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एकदम कॉपर कलर होना चाहिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। चिनाई भी अच्छी है, इसी तरह की चिनाई आप अपने दिमाग में बसा लीजिए, अपने घर में जब कराना होगा तो इसी तरह की चिनाई आपको करानी होगी। और इसी तरह की देखिए कितना खूबसूरत इसका जो एजेस हैं ये इतनी खूबसूरत है, बहुत अच्छी कंक्रीटिंग हुई है, पूरा बिल्कुल जो भी शटरिंग है उसमें भर गया है कंक्रीट, एकदम सरफेस बहुत अच्छी है और बड़ा कॉम्पैक्ट दिख रहा है। और इस पे भी देखिए जो कॉलम है इसमें इसको छीला गया है, इसमें छेनी से इसकी जो सरफेस है इसको रफ किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि जब इसमें ईंट की चुनाई होगी तो इसमें मसाला भरा जाएगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। चिकना होगा तो पकड़ अच्छी नहीं होगी। ये जो खुरदरा कर दिया है, ठोक ठोक के इसमें छेद बना दिए हैं छेनी से, तो इसमें मसाला बहुत अच्छी तरीके से भर जाएगा और ईटा इसमें बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, तो स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा रहेगा। ये जब मैंने बताया कि जब प्लिंथ लेवल के ऊपर आएंगे तो फिर खिड़की और दरवाजे लगने का भी हिसाब किताब होगा। हम लोग जिस वक्त कंस्ट्रक्शन कराया करते थे, बहुत साल पहले से देखते चले आ रहे हैं कि जो प्लिंथ लेवल के ऊपर आता है तो वो जो उसकी चौखट है दरवाजे की वो पहले लगा दी जाती है और वो जो ईटा है उसकी दीवार जो है वो चलती रहती है। तब इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, अब तो डैश फास्टनर वगैरह आ गए हैं, तो आप चाहें तो जो इसकी चौखट है वो पूरा उसके लिए जगह छोड़ दिए दरवाजे के लिए और खिड़की के लिए, तो वो बाद में भी फिक्स हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि लकड़ी की अगर आपकी विंडो का फ्रेम है, दरवाजे का जो चौखट है, वो ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो लगने के बाद भी कंस्ट्रक्शन होता रहता है, तो कहीं मॉइस्चर से या किसी गंदगी से सीमेंट के निशान, सीमेंट का स्प्लैश पड़ेगा तो वो खराब नहीं होगा। अब ये जो चौखट यहाँ पे आप लगी हुई देख रहे हैं, ये जो है ये वुड की चौखट दिख रही है और यहाँ पे देखिए ये यूपीवीसी की चौखट लगाई गई है। अब यूपीवीसी ये आजकल एक मटेरियल चल रहा है, इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लास्टिक जो होते हैं जो उसको निकाल दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है अनप्लास्टिसाइज्ड। तो ये यूपीवीसी की विंडोज और इसके जो चौखट हैं ये बहुत आजकल चल रहे हैं। कभी 2 ट्रैक में आते हैं कि वो 2 पल्ले स्लाइड कर जाएं, और अगर आपको मॉस्किटो का नेट चाहिए तो 3 ट्रैक में आ जाएंगे। ये सब आपके कंसल्टेंट आपको बता देंगे, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल है। और अगर इसकी जगह आप लकड़ी लगाएंगे, लकड़ी की चौखट लगाने का मतलब है कि अगर आपके घर में लगभग 100 क्यूबिक फीट अगर लकड़ी लगी, तो यूं मान लिया कि आपने 5 जो है, अगर टीक की लकड़ी आप लगा रहे हैं तो 5 टीक के पेड़ जो है आपने नष्ट कर दिए, और किसी और भी ब्रांड की लकड़ी या किसी और पेड़ की लकड़ी लगा रहे हैं तो समझ लिए कि वो जो उतने पेड़ हैं वो चले गए। तो लकड़ी की चौखट लगाना तो एक तरह से मेरे हिसाब से आज की डेट में क्राइम है। हमें चाहिए कि हमारे पेड़ सुरक्षित रहें तो वातावरण ठीक रहेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे मटेरियल्स आ गए। जैसे अगर यूपीवीसी की बात करें तो इसमें ना कोई मॉइस्चर का असर होगा, ना दीमक का असर होगा, ना बोरर का असर होगा, कोई भी ना श्रिंकेज होगा, कुछ नहीं होगा। जैसा बना है वैसा ही ये रहेगा साल दर साल, बहुत मजबूत, बहुत स्टडी एंड वेरी वेरी ड्यूरेबल। ये सब आप अपने कंसल्टेंट से भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे मेटालिक विंडो लगा लें, इसके अलावा चाहे आप एल्युमिनियम की विंडो भी लगा सकते हैं, या माइल्ड स्टील की विंडो भी लगा सकते हैं, या और कोई मटेरियल आपके पास लोकली अवेलेबल हो, जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी आप लगा सकते हैं। बट ये स्टेज यही है कि स्लैब डालने के पहले इन सब की जो ओपनिंग्स हैं वो छूट जाती हैं, और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आपके मकान में कितनी हवा आ रही, कितनी रोशनी आ रही। तो खिड़की अगर कहीं कम ज़्यादा करनी है, या उसकी कोई लोकेशन बदलनी है कि हमें यहाँ से व्यू चाहिए या हमें ये खिड़की यहाँ से हवा अच्छी आ रही, तो वो भी आप इस स्टेज पे कर सकते हैं। खिड़की के लिए जब आपने जगह छोड़ दी, तो जब ये ऊपर वाली दीवार उसकी शुरू हुई, आपने ओपनिंग छोड़ दी, जब ऊपर वाली दीवार शुरू होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई एक छोटी सी बीम आएगी जिसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क शुरू होगा। इस बीम को लिंटल बीम कहते हैं हम लोग की भाषा में। तो वो ऐसे खिड़की के ऊपर इस तरह से यहाँ इस पे कास्ट होने की नौबत आ गई, यहाँ पे लिंटल बीम पड़ेगी। यहाँ देखिए ये पड़ गई है, जहाँ जहाँ ओपनिंग्स आ रही है उसके ऊपर ये लिंटल बीम पड़ गई है। उसके ऊपर शायद 2 फुट या 2.5 फुट जितनी भी आपने हाइट अपने घर की सोच रखी है या डिजाइन की हुई है, उस समय फिर स्लैब की नौबत आएगी तो हम लोग फिर स्लैब की बात करेंगे। और इस तरह से देखिए ये जो है, जब स्लैब की नौबत आती है तो शटरिंग इस तरह से लगती है, बल्लियों
से सपोर्ट करके हम इसका जो शटरिंग प्लाई है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसकी स्लैब की वो तैयार करते हैं। और बीच में कहीं अगर कोई बीम आ रही है तो बीम की साइड्स भी लगाते हैं, और बीम भी उसके लिए भी जो खोल है, जो उसकी जो कैविटी है वो तैयार कर लेते हैं। इसी में सरिया डालनी पड़ती है, बाद में फिर इसी में कंक्रीट भरा जाता है। इस तरह से जो छत होती है उसमें अगर बीम पड़नी है तो इस तरह की जो कैविटीज हैं वो छोड़ दी जाती हैं, चाहे वो फिर इस डायरेक्शन में हो, चाहे वो फिर इस डायरेक्शन में हो, या और हो। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली लोगों को पता होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बात को आपको जरूर बताऊं। ये जब आप ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, ये बल्ली से इसको सपोर्ट करके, फिर ये हॉरिजॉन्टल जो है, ये जो आप प्लाई लगाएंगे, जैसे ये लगी हुई है, या यहाँ देखिए लगाया जा रहा है, ये फ्रेम तैयार कर लिया फ्रेमवर्क, और इसके ऊपर प्लाई लगाई जा रही है। ये जो रेड वाली प्लाई है अक्सर आपने देखी होगी, इसको शटरिंग प्लाई बोलते हैं, और ये बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई होती है। ये बहुत मजबूत होती है, इसीलिए इसको शटरिंग के काम में लाया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं लेके आया हूँ। शटरिंग वुड इज वाटर रेजिस्टेंट। एक तो ये वाटर रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि जब कंक्रीट इस पे आप डालेंगे तो स्लरी में पूरा भीगा हुआ होता है, पानी में भीगा हुआ होता है, तो इसके ऊपर कोई उसका असर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। और चूंकि ये आउटसाइड एप्लीकेशन, चूंकि अंदर तो कोई हम इससे अलमारी या मेज या डेस्क या कोई कैबिनेट तो बना नहीं रहे, ये जो है निश्चित रूप से एक्सटर्नल यूज के लिए है और बहुत रफ एंड टफ यूज के लिए है। ये प्लाई जो है, इसमें ना कोई श्रिंकेज होगा, ना कोई इसमें स्वेलिंग होगी, ना इसमें कोई रगड़ने और घिसने का कोई असर पड़ेगा। इस पे कोई मॉइस्चर का असर नहीं पड़ेगा। इसमें कोई छोटा मोटा पेनिट्रेशन हो रहा हो, कोई चीज अगर शार्प इसमें लग गई तो वो भी जल्दी से नहीं होगा। इसमें ना कोई बोरर का असर होगा। बोरर एक कीड़ा होता है, छोटा दीमक के जैसा, उसी से मिलता जुलता। ना इसमें कोई दीमक का असर होगा, ना इसमें कोई फंगस का असर होगा, ना इसमें कोई कीड़े वीड़े का असर होगा कि कोई कीड़ा आके इसको खा जाए। तो ये कॉम्प्रेहेंसिवली पूरी एक बात यह है कि बहुत ही मजबूत प्लाई है और बहुत ही ड्यूरेबल प्लाई है। ये जो रेड वाली है, इसको शटरिंग प्लाई बोलते हैं। ये हमने बताया आपको, ये बॉइलिंग वाटरप्रूफ होती है, और ये प्लाई जो है दो तरीके से बनती है। अगर वो वाटरप्रूफ हुई तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से उसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे बनती है प्लाई, वो केमिकल है जो वो उनको जोड़ता है, उससे प्लाई बनती है। और अगर वो नॉर्मल प्लाई है, वाटरप्रूफ नहीं है, तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड केमिकल जो है वो यूज होता है। ये प्लाई जो है 8 फुट बाई 4 फुट के साइज में उपलब्ध होती है और 12 mm मोटी होती है। इसका जो वजन होता है 4 फुट बाई 8 फुट का, वो 25 kg भी हो सकता है, 30 kg भी हो सकता है, 35 kg भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम इसका वजन 30 kg हो, जिससे कि इसकी डेंसिटी जो है इतनी हो कि वो पूरा जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है उस पर लोगों का चलना, उस पर सरिया, और उसका जो है 10 दिन तक तो उस पर स्लैब रहना, या 15 दिन तक जो भी टाइम है उस पर स्लैब रहना, उसको वो विद स्टैंड कर सके। तो जो 30 kg वाली डेंसिटी है वही आइडियल रहती है, और जो 35 kg वाली है वो बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए या बहुत ही ज्यादा टिपिकल कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो प्लाई है, एक बार अगर आपने इस पे स्लैब डाल दी, 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की, जो भी स्लैब है वो डिजाइन होकर आएगी। स्लैब डालने के बाद जब इसको आप खोलेंगे तो ये प्लाई जो है, ऐसा नहीं कि ये खराब हो जाती है या किसी यूज में दोबारा नहीं आती। ये प्लाई इस तरह की 8 से 10 स्लैब डाल सकती है, डिपेंडिंग कि उसका कैसा यूज रहा, कैसी उसकी हालत रही। तो 8 से 10 बार ये रिपीट होती है। मतलब ये प्लाई एक स्लैब उसने डाल ली, फिर अगली बार कोई और स्लैब पड़ेगी, उसमें फिर यही प्लाई रीयूज हो जाएगी, फिर और प्लाई रीयूज हो जाएगी, फिर कोई चौथी मंजिल पर स्लैब पड़ेगी तो फिर इसका दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने कॉन्ट्रैक्टर पर इस बात की नजर रखनी चाहिए कि इस तरह की प्लाई नहीं यूज करेगा। ये जो प्लाई है ये कम से कम 7-8 बार रिपीट हो चुकी है, तो इसकी हालत खराब हो चुकी है। इसका हाल देख लीजिए, इसकी एजेस खराब हो गई हैं, इसकी सरफेस खराब हो गई है। तो जब इस पे स्लैब कास्ट की जाएगी तो स्लैब की वो क्वालिटी जो हमको चाहिए, जिससे अपना दिल खुश हो जाता है, वो क्वालिटी जिसपे हमको लगता है कि इसकी फिनिश बहुत अच्छी आई है और बिल्कुल प्लेन स्लैब आई है, उसकी एजेस बहुत अच्छी हैं, उसकी सरफेस बहुत अच्छी है, वो इस प्लाई में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो ध्यान रखिएगा, 1 बार या 2 बार या 3 बार की रिपीट को ही प्लाई की क्वालिटी देख लीजिएगा, वो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, उसकी एजेस बिल्कुल सही होनी चाहिए, उस पर कोई कटे फटे का कोई मार्क नहीं होना चाहिए, उस पर कीलें नहीं लगी होनी चाहिए। ये सब जो है कीलें विलें या जो भी चीज उस पर लगेगी, वो जब स्लैब कास्ट होती है तो वो सब नीचे से दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। जब आपकी वो जो सरफेस है जो मैंने आपको बताई, ये जो सरफेस है जब ये तैयार हो गई
या इस तरह की फ्लैट सरफेस जब ये तैयार हो जाएगी, या यहाँ पे जो ये इन्होंने बनाया है सरफेस तैयार करने के लिए, तो ये कुछ ऐसा होगा कि देखिए प्लाई लाल वाली ऐसे लगी हुई है, इसके ऊपर जो है रीइंफोर्समेंट जो सरिया, मतलब स्लैब जब आप कास्ट करेंगे तो इतनी मोटी स्लैब होगी, करीब 4 इंच की, 5 इंच की, 5.5 इंच की, 6 इंच की, डिपेंडिंग वो कैसा डिजाइन हुआ है। तो ये सरिया जो है वो स्लैब के नीचे ही आती, देखिए जो प्लाई रखी हुई है इसके ऊपर जो है थोड़ा ऊपर 1 इंच ऊपर जो है सरिया कर दिया। अब इतना ज्यादा 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट या कहीं कहीं तो 7000 8000 जो बड़े कंस्ट्रक्शन है 10,000 स्क्वायर फीट की स्लैब होती डाली आती है। तो ये सरिया इसको जब रखेंगे इस पे प्लाई के ऊपर और जब स्लैब कास्ट करेंगे तो वो तो नीचे से सब पूरी सरिया दिखाई पड़ेगी। तो सरिया ना दिखाई पड़े, सरिया के नीचे भी एक कवर हो जाए, कंक्रीट जो है आ जाए तो हमको कंक्रीट दिखाई पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं, सरिया को उठा देते हैं, ये एक स्पेसर बार लगा देते हैं, ये करीब करीब 1 इंच के होते हैं, 1 इंच के होने ही चाहिए। और ये 1 इंच का जो टुकड़ा है, ये कंक्रीट के टुकड़े होते हैं, ये कई कई जगह इसको लगा देते हैं, जिससे कि सरिया का जो लेवल है वो शटरिंग प्लाई जो है उससे करीब करीब 1 इंच ऊपर हो जाए। तो इससे होगा क्या, जब इस पे हम कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीटिंग जो है, जो कंक्रीट है वो सरिया के नीचे भी चला जाएगा, और जितना मोटा ये 1 इंच मोटा हमारा ये टुकड़ा है उतना ही मोटा सरिया के नीचे कंक्रीट का कवर हो जाएगा। अब ये कंक्रीट का कवर होने से क्या फायदा होता है, एक तो सरिया आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, दूसरा ये कंक्रीट कवर जो है वो फायर के केस में ये फायर से इस सरिया को बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि मुझे ये आपको बात बतानी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी सरिया का जो एक जाल बिछा हुआ है, इससे बहुत आपको मतलब है नहीं, क्योंकि वो डिजाइन के हिसाब से होता है, लेकिन हाँ ये चीज ऐसी है कि सरिया जो है उठी रहे तो कंक्रीट उसके नीचे चला जाता है, और जब पूरी उसकी कास्टिंग हो जाती है और 14 दिन बाद या जितने भी जब भी वो आर्किटेक्ट बताए उसके बाद जो हमें शटरिंग जो है खोलनी पड़ती, तो हमको बढ़िया सी सरफेस जो है, जो कि इसके नीचे कंक्रीट जा चुका है, तो बढ़िया सी सरफेस हमको दिखा। और ये तरीका जो है सही है, टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट तरीका है कंक्रीटिंग का। कभी कभी ऐसा होता है कि स्लैब की ऐसी डिजाइन होती है कि उसमें जो सरिया का जाल है वो स्लैब के नीचे भी होता है, और कहीं कहीं क्या होता है सरिया उसके ऊपर भी आ जाती है, मतलब 4 इंच ऊपर, तो वो सरिया फिर कवर करनी है ऊपर से भी। सरिया तो किसी हाल में दिख ही नहीं चाहिए, तो जो ऊपर सरिया आएगी 4 इंच ऊपर जो जाल बनेगा, दूसरा एक तो जाल बन गया नीचे, ये जाल बन गया हमारा नीचे, ये जाल बन गया हमारा नीचे, और इसके ऊपर जो जाल आएगा तो वो कैसे रुकेगा, जैसे आप जाल उस पे बिछाएंगे ऊपर डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए इस तरह का एक सरिया का एक चेयर बनाते हैं हम लोग। ये 4 इंच ऊंचा होता है, 4 इंच या 5 इंच, डिपेंड करता है कितनी स्लैब की मोटाई है। तो जगह जगह पे इसको हम लगा देते हैं, जिससे कि जो ऊपर का जाल है वो अपनी जगह पे बना रहे और उसके ऊपर कंक्रीटिंग हो जाए, उसके नीचे कंक्रीट चला जाए, तो इसको बोलते हैं चेयर। तो ये कभी कभी आपको अपने कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल जाएगा, ये इस तरह से लगा होता है। ये देखिए उठा हुआ है, तो क्या है, ये जो ऊपर वाली सरिया है, जो जाल हमारा 4 इंच ऊपर जो दूसरा जाल है, उसको ये रोकने के काम आता है। इसको चेयर बोलते हैं या चेयर बार बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये चेयर बार हमने नहीं लगाई तो हो सकता है कंक्रीटिंग के दौरान वो जो हमारा ऊपर का जाल है वो नीचे चला आए, तो स्लैब हमारी वहां पे उसकी मोटाई कम हो जाए। स्लैब की जो स्ट्रेंथ है उसकी मोटाई से ही आती है, सरिया और जो रिइंफोर्समेंट है वो तो है ही है, बट जो कंक्रीट का जो थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस है, उससे भी स्लैब की जो स्ट्रेंथ है उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, छोटी सी गलती लेकिन नुकसान बहुत बड़ा। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अभी ये आपने देख लिया कि एक कॉलम बन गया और उसके बाद कॉलम की कास्टिंग हो गई, और उसके बाद जो है बीम की कास्टिंग हुई। तो क्यों कॉलम चाहिए होता है, क्यों बीम चाहिए होती है, और फिर कैसे जो है स्लैब उस पर रेस्ट करती है, इसका मैं छोटा सा आपको स्केच बता दे रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है कॉलम की, क्या होती है बीम की। तो देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए इसका ग्राउंड लेवल है, ये इसका प्लेंथ लेवल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है कॉलम का और क्या रोल होता है। अब ये देखिए मैंने ये कॉलम बना दिया है, थोड़ा सा सीधा नहीं बन रहा है, मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया कम है, अभी प्रैक्टिस कम है आइडिया क्या। तो एनीवे ये इस तरह से ये इसका ये कॉलम बन गया।
और इसके नीचे ये जो हमारा ये जो मकान का प्लिंथ है, जिसे हम कुर्सी बोलते हैं, जिस पे हमें ऊपर जाने के लिए 1-2 सीढ़ियां चाहिए होंगी, है ना, ऐसे कुछ होगा। अब ये कॉलम का क्या काम होता है? कॉलम का काम होता है स्लैब को या बीम को, उससे पहले स्लैब से पहले बीम को सपोर्ट करना। तो कॉलम के ऊपर ये हमारी बीम आ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या, और जो नीचे यहाँ पे हम फाउंडेशन पहले ही बना चुके हैं, मैं ऐसे आपको स्केच में कॉन्सेप्ट के लिए समझा दे रहा हूँ कि ये नीचे आपका या तो कंक्रीट का अगर फाउंडेशन है तो ये ऐसा होगा, मान लीजिए कंक्रीट का ही फाउंडेशन है, ब्रिक का भी होगा तो दूसरा उसका सिस्टम होगा, बट फाउंडेशन तो फाउंडेशन ही है। ये यहाँ पे ये इस कॉलम का ऐसे होगा, ये सब कंक्रीट है। अब आपने देख लिया ये कॉलम हो गया, कॉलम के नीचे जो है ये इसका फाउंडेशन हो गया, और ये जो है इसके ऊपर हमने सपोज ये इतना छज्जा निकाल के ये स्लैब डाल दी। सपोज ये छज्जा निकाल के ये हमने स्लैब डाल दी। स्लैब पड़ते ही आपको ये एहसास हो जाता है कि हमारा घर जो है बन गया, हमें एक कमरा मिल गया, हमें एक घर मिल गया, जिसे कहते हैं ना अपनी छत मिल गई। इस छत का होता क्या है कि ये छत जब इस पे आप खड़े होंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, आप इस पे खड़े हो सकते हैं, इस पे कोई फर्नीचर रख सकते हैं, है ना, इस पे कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ऊपर दूसरी मंजिल बना सकते हैं। तो क्या होता है, जो आपका लोड और ये जो छत है इसका अपना लोड होता है, ये ट्रांसफर होता है इस बीम को, और ये आपका लोड इस पे बीम पे आया और बीम ने ट्रांसफर किया लोड कॉलम को। आपका लोड जो है वो छत का लोड, आपका लोड ये आया इस बीम पे, और बीम ने जो लोड है वो ट्रांसफर किया इस कॉलम को, और सारा जो लोड है वो कॉलम में लेके ट्रांसफर कर दिया इस फाउंडेशन को। इस कॉलम के थ्रू लोड हो गया ट्रांसफर इस फाउंडेशन को, और फाउंडेशन पे जो लोड ट्रांसफर हुआ तो बात वहीं खत्म नहीं होती, अल्टीमेटली वो लोड ट्रांसफर होता है धरती पे, अर्थ पे। तो इस फाउंडेशन ने जो लोड है वो अर्थ पे ट्रांसफर कर दिया, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो गया। सारा डिजाइन का खेल यही है, ये है फाउंडेशन, इसके ऊपर ये प्लिंथ लेवल, ये बीम, इसके ऊपर ये कॉलम, इसके ऊपर ये स्लैब। फिर इस तरह की स्लैब चाहे 10 पड़े, चाहे 50 पड़े, चाहे 100 पड़े, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक स्लैब, दूसरी स्लैब, तीसरी स्लैब, चौथी स्लैब, सबका जो लोड है वो बीम से फिर कॉलम पे, कॉलम जो है उसको फाउंडेशन पे ट्रांसफर करेगा, और फाउंडेशन से वो लोड जो है अर्थ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर का बेसिक नेचर है, इसका बेसिक जो है फंडा है। जिस वक्त हम ये इसकी सरिया बांध रहे होंगे स्लैब कास्ट करने के लिए, तो सरिया बांधते समय ही जो जो बिजली का जो भी छत पे जो पॉइंट्स आने हैं उसकी व्यवस्था, उसके कंड्यूट की व्यवस्था हम पहले से इसी में कर देते हैं। इसी सरिया के बीच में जो बिजली के पीवीसी के कंड्यूट पाइप्स हैं, पहले तो ये लोहे के पड़ते थे, अब जो है पीवीसी के पड़ने लगे हैं। तो इसमें जो है ये फैन बॉक्स हो गया, फैन बॉक्स में यहाँ से ब्रांचेज निकल गई, इसकी जो भी डिजाइन होगा, कहाँ कहाँ पॉइंट चाहिए उस हिसाब से ये तार, ये जो पाइप्स हैं पहले ही पड़ जाएंगे, और इन पाइप्स को लेके ही कंक्रीटिंग होगी। जब कंक्रीटिंग होगी स्लैब की तो ये पाइप उसी में छिप जाएंगे, और ये भी जैसे सरिया जो है 1 इंच ऊपर उठी रहती है, तो ये पाइप भी जो है उतने ही उठे रहते हैं। ऐसा ना हो कि जब वो कास्टिंग हो और जो हम शटरिंग खोलें तो पाइप दिख रहा है, ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होना चाहिए भी नहीं। तो ये हो गया एक उसका इलेक्ट्रिकल कंड्यूट का लेआउट। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि कंक्रीटिंग होती कैसे है। उससे पहले ये बता दूं कि कंक्रीट के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको कॉम्पैक्ट होना है। कंक्रीट देखिए बाय नेचर, अगर कंक्रीट वर्ड बोल दिया तो वाटर प्रूफ होता है, उसमें पानी का कोई असर होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ कंक्रीट की एक सरफेस से पानी घुसा और दूसरी सरफेस से निकल जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, कंक्रीट जो है बिल्कुल 100% कॉम्पैक्ट हो, उसमें कोई पोरोसिटी ना हो। पोरोसिटी मतलब उसमें कोई भी पोर्स ना हो या कोई छेद ना हो, छोटे छोटे सूक्ष्म जो दरारें हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कुछ भी अंदर कैविटी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वो कंक्रीट, उसकी स्ट्रेंथ बेकार है, कंक्रीट अपने नेचर के हिसाब से वो नहीं रहेगा। इट हैज टू बी वेरी कॉम्पैक्ट बिकॉज इट हैज टू बी वाटर प्रूफ। तो इस बात को समझ लीजिए, चाहे जितनी भी सरिया पड़ी हो अंदर, चाहे जो भी सिस्टम हो, रिंग्स बांधे हों, बाहर से हमने उसकी शटरिंग कर दी हो, लेकिन जब कंक्रीट को भरेंगे तो वो जो कंक्रीट का जो पेस्ट होता है, जो स्लरी होती है, वो इतनी बढ़िया उसकी वर्केबिलिटी होनी चाहिए, पानी का जो रेशियो इतना सही होना चाहिए कि जो कंक्रीट है वो नीचे उतर जाए कॉलम के बीच में, जहां भी कास्ट कर रहे हैं। जैसे कॉलम है
वो उसके एक एक जगह, एक एक कोने पे, एक एक एरिया में जाके कंक्रीट बस जाए, जिससे कि उसमें कोई भी कैविटी, कोई भी पोर, कोई भी होल उसमें ना रहे, कोई भी दरार उसमें ना रहे। उसको करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कॉलम का आपने 5 फुट का एक शटरिंग बॉक्स बनाया, उसमें सरिया है और उसमें कंक्रीट आप पोर कर रहे हैं, तो 5 फुट नीचे तो आपका हाथ पहुंचेगा नहीं, बल्कि 3 ही फुट तक आपका हाथ जाएगा नहीं। तो उसको कैसे कॉम्पैक्ट करेंगे? तो इसके लिए होता है एक पिन वाइब्रेटर होता है, या जिसे कहते हैं कि नीडल वाइब्रेटर भी उसको बोलते हैं। तो वो एक मोटर से जुड़ा होता है, एक पिन होती है, नीडल होती है, 16 mm की होती है, और वो जो है जब वो मोटर से चलती है तो वो हिलती है नीडल, और वो हिलती नीडल जो है जब वो कंक्रीट में डाली जाती है, जो ऑलरेडी उसमें कॉलम में पड़ा हुआ है, तो वो उसको इतना विगरसली, इतना अच्छी तरीके से हिला देती है कि एक एक जो जगह है, एक एक कैविटी है, उसमें जाके कंक्रीट या सीमेंट या मोरंग या पानी वो उसमें जाके बैठ जाता है और उसको पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट कर देता है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जो पिन है, जो आपकी जो भी बीम है, उसके अंदर जो कंक्रीटिंग हुई है, उसमें जब ये जाके इसको वाइब्रेट करता है, इसको पूरा हिला देता है, तो देखिए कंक्रीट किस तरह से अपने आप में अपने अंदर ही समा रहा है और अपने अंदर की जो कैविटीज हैं, जो होल्स हैं, उनको ये दूर कर रहा है और कॉम्पैक्ट हो रहा है। ये होता है पिन वाइब्रेटर। इसकी ये जो नीडल है, ये इसमें जब डालते हैं तो ये इसको हिला देता है बुरी तरीके से, वो कंक्रीट अपने आप में ही समाता जाता है और जितनी भी अंदर की कैविटीज हैं, दरारें हैं, होल्स हैं, उन सबको पूरी तरीके से भर देता है और पूरी तरीके से कंक्रीट कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये समझ लिए कि एक अच्छी कंक्रीटिंग वही है जो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाए, उसके अंदर कोई भी होल, कोई भी दरार, कोई भी कैविटी ना रहे। ये इसका पिन वाइब्रेटर है, जो बीम के बीच में डाल के पिन, इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं। यही पिन वाइब्रेटर जो है, जब कॉलम को हम कास्ट करते हैं तो कॉलम में ऊपर से डाल के उसको शेक करते हैं, विगरसली उसको जो है हिलाते हैं, जिससे कि वो कॉम्पैक्ट हो जाए। और जिस वक्त हम ये छत की कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं, छत तो ऐसे प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, तो वहां भी जो है एक सरफेस वाइब्रेटर होता है। ये करीब 1.5 फीट बाय 2 फीट का एक तसला टाइप का होता है, जिसमें एक मोटर लगी होती है। ये इसको हिलाता है, इसको, इसकी सरफेस को, और एक आदमी लेके इसको पूरी छत पे घुमाता है। तो क्या होता है कि ये जो जो कंक्रीट है, इसके अंदर भी जो भी वॉइड्स हैं, जो भी कैविटीज हैं, जो भी दरारें हैं, कुछ भी है, तो वो एकदम से आपस में जो है कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। एक भी कैविटी अंदर जो है बचने नहीं पाती। तो कंक्रीट का जो एक्चुअल रूप है, जिसे कहते हैं 100% कॉम्पैक्ट, वो यहाँ पे इस वाइब्रेटर के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कंक्रीटिंग हो रही हो, तो विशेष रूप से कॉलम के लिए और बीम के लिए वो जो पिन वाइब्रेटर जो मैंने बताया, नीडल वाइब्रेटर, उसका इस्तेमाल होगा, तभी वो कंक्रीट जाके कॉम्पैक्ट होगा। कंक्रीट अगर कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तो वो समझ लिए ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी उसकी स्ट्रेंथ में और उसके बिहेवियर में जरूर रह जाएगी। और जब बात होगी इस तरह से स्लैब की, तो स्लैब में जो है सरफेस वाइब्रेटर इस तरह से यूज होता है, मैंने अभी आपको दिखाई दिया, इसका ध्यान रखिएगा। और जब स्लैब कास्ट हो जाएगी, इस तरीके से देखिए ये वाइब्रेटर चला रहा है। अगर बीम होगी तो ये पिन वाइब्रेटर होगा, अगर स्लैब होगी तो ये सरफेस वाइब्रेटर होगा। और जब हो जाएगी स्लैब, जब कास्ट हो जाएगी, इसी कंक्रीट में देखिए सारी सरिया, सारी बीम सब छुप गई, इसी में जो कंड्यूट पाइप्स हैं सब कुछ छुप जाएगा और बढ़िया आपको एक सरफेस मिलेगी जो 4 इंच मोटी, 5 इंच मोटी, जो भी आपकी स्लैब की थिकनेस है। तो इस तरह की कोई सरफेस आपको मिलेगी। जब भी आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा सरफेस जो है इस तरह की इतनी अच्छी जो है होनी चाहिए। और उसके बाद जो है, जो भी ऊपर का कंस्ट्रक्शन होना है, तो ये कॉलम अपने आप जो है इनमें सरिया निकाल दी जाती है और ये रिंग्स इसमें डाल दी जाती हैं और ऊपर का कंस्ट्रक्शन के लिए ये पूरा तैयार हो जाता है। और एक्चुअली 14 दिन के लिए जो है कंक्रीट की जो शटरिंग है वो खोली नहीं जाती है। ऐसा प्रिस्क्राइब्ड है टेक्निकली कि 14 दिन तक जो है स्लैब की शटरिंग खोली नहीं जाएगी। हालांकि आजकल जो है कॉन्ट्रैक्टर्स इस बात की बहुत जल्दी करते हैं कि 7 ही दिन में खोल लेते हैं और बीम की जो शटरिंग है, जो बल्ली है, वो लगी रहने देते हैं, स्लैब की खोल लेते हैं। तो वो देख लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा मत करने दीजिएगा। और मैंने बताया था कि कंक्रीट की और सीमेंट की, कंक्रीट का जो इंटीग्रल पार्ट है वो सीमेंट है, उसको जो रीइंफोर्स करता है वो सरिया है, लेकिन सीमेंट को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। सीमेंट और पानी की अथाह मोहब्बत है। तो जब ये आपकी स्लैब कास्ट हो जाए तो इस तरह की जो क्यारियां हैं वो आपको बनानी होंगी, इस तरह की क्यारियां, और इसमें जो है
पानी भरना होगा और 7 दिन या 8 दिन तक ये पानी, जैसा आपके कंसल्टेंट साहब बताएं, मैं तो कहता हूं कि 7 दिन काफ़ी है। उसके बाद इस पे जो है कंस्ट्रक्शन जो है, अगली फ्लोर अगर बननी है तो इस पे कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हो सकता है। इस तरीके से क्यारियां बना के ये हमेशा कंक्रीट जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कॉलम में बोरी को बांधना, उसको हमेशा गीला रखना, वैसे ये भी जो सरफेस है स्लैब की, ये हमेशा गीली ही रहेगी, तभी कंक्रीट को जो है आनंद आएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है तभी वो बढ़िया निकल के आएगी। रिमूवल ऑफ शटरिंग अगर टेक्निकल उसमें देखा जाए तो 21 दिन कहा गया है स्लैब के लिए। फिर स्लैब ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उसका स्पैन होता है। कॉलम तो यहाँ पे इतना बड़ा खड़ा हो गया, जो स्लैब होती है उसमें 14 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 40 फुट जो भी स्पैन होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए इस तरह से जब आपने बहुत ध्यान रखा, सरफेस वाइब्रेटर यूज किया, अच्छी शटरिंग प्लाई यूज की, अच्छे कारीगर यूज किए, अच्छी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें अप्लाई की, तो देखिए कुछ इस तरह की स्लैब आती है और इतनी बढ़िया सरफेस जो है इसमें निकल के आती है। और ये देखिए जो लड़का है ये प्लाई को निकाल रहा है, शटरिंग प्लाई को, और ये बढ़िया सी सरफेस आ गई। ये तो अभी 21 दिन बाद खुलने के बाद ये नौबत आती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में जो है एजुकेट कर दूं। तो दोस्तों ये जो आज का जो अपना सेशन था, इसमें मैंने आपको, मुझे लगता है, काफ़ी कुछ जानकारी दे दी होगी। हाँ, यहाँ राइडर मैं ये लगाना चाह रहा हूँ कि मैं कितनी भी जानकारी दे दूँ वो आपके लिए अपूर्ण होगी, इनकम्प्लीट होगी। उसका कारण ये है कि सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है, इतना वृहद है, इतना विशाल है कि किसी आधे घंटे के सेशन में या 1 घंटे के सेशन में ये हो नहीं सकता। मेरा प्रयास ये है कि जितनी भी छोटी छोटी बातें होती चलें, या एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक सिद्धांतिक रूप में आपको मैं बताता चलूं कि ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से होता है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरे इस सेशन से ठीक ठाक जानकारी मिली होगी। और दोस्तों ये चैनल शुरू ही इसीलिए किया गया है कि मैं एक आम आदमी को इस बारे में एजुकेट कर पाऊँ कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इससे जुड़ी हुई बातें क्या होती हैं, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी होती है और कैसे कैसे नई तरीके से काम होता है, कौन कौन से नए मटेरियल्स होते हैं। अभी मैं आगे आपको बहुत कुछ बताऊंगा, दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर, पता नहीं जितनी चीज़ें इसमें एसोसिएटेड हैं, टाइल है, मार्बल है, सैनिटरी वेयर है, पता नहीं क्या क्या, जितना भी होगा मैं सब धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आपसे बस इतनी गुजारिश है, इस चैनल को जो है जिस मंशा से, जिस अच्छी सोच के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है, उसका समर्थन कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बच्चे जो पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर में या डिप्लोमा में या किसी भी उसमें फील्ड में जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उनको भी आगे बढ़ाइए। और ये कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, और ये भी बताइए कि अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ और कुछ जानना है, इसमें कुछ कमी रह गई हो, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, या जो मेरा मेल आईडी है उस पर बताइए। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।